सर मेरा सवाल ये है कि जो पशु रिपीट क्यों करते हैं, बार बार रिपीट क्यों करते हैं? जहाँ तक बेटे रिपीट ब्रीडिंग का सवाल है, पहले तो आप लोग ये समझो कि रिपीट ब्रीडिंग एक्चुअली होती क्या है। रिपीट ब्रीडिंग में पशु जो गाय है या भैंस है वो हर 21 दिन के बाद नॉर्मली हीट में आती है, यानी कि जो उसका ईस्टर साइकिल है वो बिल्कुल रेगुलर और नॉर्मल होता है। और दूसरी बात, जो उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो भी एब्सोल्युटली बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन होने की बात नहीं होती। ये दूसरी व्यवस्था है। तीसरी व्यवस्था क्या होती है, पशु जब हीट में रेगुलरली आता है और नॉर्मली आता है, उस पशु को एक बार पहले उसने बच्चे को पैदा जन्म दिया हो, यानी कि ये हीफर्स इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आती हैं। और चौथी बात क्या है, उस पशु की उम्र कम से कम 10 वर्ष की जरूर होनी चाहिए। यानी कि 10 वर्ष की उम्र का क्या मतलब है, 10 वर्ष की उम्र के बाद कई बार पशु रिपीट ब्रीडर हो जाते हैं, लेकिन हम उसको रिपीट ब्रीडिंग की कैटेगरी में नहीं लेते। अगर आपके पास कोई ऐसा पशु है जो रेगुलर और यूनिफॉर्मली 21 दिनों के बाद हीट में आता है और उसका वजाइनल डिस्चार्ज बिल्कुल नॉर्मल है, और अगर आप लोगों ने उसके रेक्टम के भीतर हाथ डाला, आप लोगों को उसके जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स हैं उसमें आप लोगों को कोई एबनॉर्मलिटी नज़र नहीं आ रही, और उसकी उम्र 10 साल से कम है और उसने एक बार पहले बच्चा पैदा किया है, आप लोगों ने 3-4 बार कंसेक्टिव हीट में उसकी एआई की है या नेचुरल सर्विस करवाई है, लेकिन फिर भी पशु कंसीव नहीं करता, ये रिपीट ब्रीडिंग की कैटेगरी में आता है। ये बात सभी को समझ में आ गई। तो इसका भाव क्या हुआ कि उस पशु की जो हीट है नॉर्मली 21 दिनों के बाद आती है, और उसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो आप लोगों को आंखों से दिखती हो या उसकी पैल्पेशन करने से आप लोगों को महसूस होती हो। तो इसमें हमने लोगों ने देखा है कि ज़्यादा तौर पे ये जो केसेस हैं रिपीट ब्रीडिंग के, नंबर एक तो ये बच्चेदानी की इन्फेक्शन के कारण होते हैं। और बच्चेदानी की इन्फेक्शन ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, कई केसेस में ये केवल एंडोमेट्राइटिस होती है। एंडोमेट्राइटिस का भाव क्या है, अगर पशु को पिछली पार्चुरेशन में कभी पायोमेट्रा हुआ है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर से नहीं हुआ, तो तकरीबन जितना ट्रीटमेंट होता है उसके कारण काफ़ी ज़्यादा रेशा निकल जाता है और काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जो अंदर वाली सरफेस है बच्चेदानी की, उसमें कुछ रेशा लगा रह जाता है, और उसके कारण जो अंदरली सतह है वो थोड़ी सी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसको हम लोग एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। ऐसे एंडोमेट्राइटिस के केस में जब वेजाइनल डिस्चार्ज आता है, कई बार तो उसमें पस पार्टिकल आने लगते हैं, लेकिन कई बार पस पार्टिकल नहीं आते। अगर पस पार्टिकल आ जाते हैं तो ये विजिबल हम लोगों को पता चलता है, वो रिपीट ब्रीडिंग की कैटेगरी में नहीं आता, हम लोगों को उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लेकिन कई बार एंडोमेट्राइटिस के कारण पस पार्टिकल वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ नहीं आते, तो उसमें हम लोगों को यह ज्ञान नहीं होता कि इसमें एंडोमेट्राइटिस है, तो उसमें कई बार पशु रिपीट ब्रीडिंग करता है। ये पहली बात है। दूसरी बात, इन पशुओं के भीतर जो पशु रिपीट ब्रीडिंग करते हैं, इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टन मिनरल्स। कुछ एक मिनरल्स ऐसे हैं जैसे कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, आयरन हो गया, फास्फोरस हो गया, इनकी डेफिशिएंसी से पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आती है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी के कारण अंदर ओवुलेशन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अगर पशुओं के भीतर रिपीट ब्रीडिंग की समस्या चल रही है और पशु हाई यील्डिंग है, उनके दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप लोगों को ऐसा मिनरल मिक्सचर की सप्लीमेंटेशन देनी होगी जिसके भीतर ये चारों मिनरल्स उसके भीतर हों, और कम से कम आप लोगों को 1 महीने के लिए देनी होगी, ताकि डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स खत्म हो जाए। तीसरी चीज, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सर्टन विटामिन आल्सो, जिसमें विटामिन ए, विटामिन D3 और विटामिन ई स्पेशली आ जाते हैं। अगर इन विटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो इनकी डेफिशिएंसी से कई बार पशु बार बार रिपीट करते रहते हैं, वो कंसीव नहीं करते। तो आप लोगों को दूसरी बात, ऐसा मिनरल मिक्सचर देने की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें वो सारे मिनरल्स हों, और स्पेशली 4 मिनरल्स जो आप लोगों को बताए गए हैं, और तीनों ये विटामिन हों। तो उसको ऐसा खुराक देने से उसकी डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन पूरी हो जाती है, तो ओवुलेशन की प्रक्रिया नॉर्मली होने लगती है। और अगली बात कई बार आप लोगों को बताई गई थी कि इन हाई यील्ड के भीतर डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन तो एक बात है, लेकिन कई बार हाई एनर्जी डाइट हम लोग नहीं देते। जितने पशु की दूध की प्रोडक्शन है
उस दूध की प्रोडक्शन के लिए पशु को कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप लोग उसको कितना राशन दे रहे हो। अगर दूध की प्रोडक्शन के हिसाब से आप लोग उसको राशन नहीं दे रहे, उसको खुराक नहीं दे रहे, तो ऐसे पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं, और जो पशु नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चले जाते हैं उनमें भी रिपीट होने की व्यवस्था बन जाती है। और उससे अगला कारण एक और है, डेफिशिएंसी ऑफ LH हार्मोन या एब्सेंस ऑफ LH हार्मोन। कई बार हाई यील्डिंग एनिमल्स में डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स के कारण या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स के कारण LH हार्मोन का शरीर में प्रोडक्शन किसी ना किसी कारण प्रभावित हो जाता है। अगर LH हार्मोन की प्रोडक्शन प्रभावित है तो उसमें कई बार डिलेड ओवुलेशन होती है, उसमें भी रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आ सकती है। लेकिन कई बार LH हार्मोन की प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होती तो उसमें 100% ओवुलेशन होती नहीं है, तो उसमें रिपीट ब्रीडिंग की समस्या हमेशा आप लोगों को आएगी। और उसका अगला कारण अंडे दाने के ऊपर सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का होना। कई बार अंडे दाने के ऊपर ये सिस्ट बन जाते हैं, जिसमें फॉलिकुलर सिस्ट आ जाते हैं या लूटियल सिस्ट आ जाते हैं। आप लोगों को अंडे दाने को ये भी एग्जामिनेशन करना पड़ता है कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई सिस्ट ना बना हो। अगर सिस्ट बना होता है तो आप लोगों को ये सिस्ट को डिसॉल्व करना पड़ता है, जिसके लिए आप लोगों को हमेशा ही GnRH हार्मोन देना होगा। उसके देने से ये सिस्टों की डिसॉल्वमेंट हो जाती है तो पशु दोबारा हीट में आने लगता है। सो ये एक बेटे कुछ एक कारण है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। लेकिन इसके बगैर भी ये रिपीट ब्रीडिंग की कई और समस्याएं भी होती हैं जो हम लोगों की समझ में नहीं आती या जिसको हम लोग कभी महसूस कर ही नहीं पाते। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाए पिछली पार्चुरेशन में, और बच्चेदानी की इन्फेक्शन के कारण बच्चेदानी में जो रेशा पड़ता है, उस रेशे के कारण जो बच्चेदानी के भीतर गांठें होती हैं, जिसको आप लोग कॉटिलीडन्स और कारंकल्स बोल देते हो, कई बार उस पायोमेट्रा के कारण ये गांठें गल गल के बाहर आ जाती हैं। अगर कोई ऐसी प्रक्रिया पिछली पार्चुरेशन में हुई है तो उसकी हिस्ट्री से आप लोगों को पता चल जाएगा, अन्यथा आप लोग उस बच्चेदानी के अंदर उस गांठों को कभी पैल्पेट कर नहीं पाते। अगर इस गांठों का नंबर 60 से कम हो जाता है तो फिर ऐसे केस में प्रेगनेंसी होने की संभावना होती भी है और नहीं भी होती। अगर हो जाती है तो उसमें हमेशा ही अबॉर्शन होगी। और कई बार ऐसा रेशा पड़ने के कारण जो बच्चेदानी के भीतर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होते हैं वो भी कई बार गल जाते हैं और उसमें दूध की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। अगर दूध की प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है तो जब ही बच्चा बच्चेदानी में आता है तो पहले कुछ दिन उसको वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड से यूट्राइन मिल्क को पीना होता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ होती है। अगर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स दूध पैदा करने की स्थिति में नहीं है तो उसमें भी बच्चा मर जाता है, जिसको हम लोग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ बोलते हैं। और ऐसा पशु भी हमेशा 21 दिनों के बाद रिपीट करता है। तो ऐसी बहुत सी और भी समस्याएं हैं जो इस रिपीट ब्रीडिंग का कारण बनती हैं, लेकिन ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप लोगों को रिपीट ब्रीडिंग से आप लोग छुटकारा पा सकते हो। तो आप लोगों को सबसे पहले हाई एनर्जी डाइट देनी चाहिए कम से कम 1 महीने के लिए। नंबर दूसरी बात, उसको ऐसा मिनरल मिक्सचर जिसमें सभी तरह के मिनरल्स हों और स्पेशली कॉपर, कोबाल्ट, आयरन और फास्फोरस की एक्सेस मात्रा में हो, और साथ में विटामिन A, D और E से युक्त हो, ऐसा आप लोगों को मिनरल मिक्सर देना चाहिए। और तीसरी, बच्चेदानी को बिल्कुल इंट्रायूट्राइन मेडिकेशन देके उसको बिल्कुल ही किसी भी इन्फेक्शन से बिल्कुल रहत करना चाहिए। और अगर हो सके तो आप लोग LH हार्मोन का यूज़ भी कर सकते हो। तो ऐसी व्यवस्थाओं का अगर आप लोग यूज़ करोगे तो आप लोगों की रिपीट ब्रीडिंग की समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।